हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने आदिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य, रीतिकालीन साहित्य कंप्लीट कर लिया है। आज हम आधुनिक कालीन साहित्य का पार्ट 1 पढ़ेंगे। आज से हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र को देखेंगे, भारतेंद्र युग, फिर दूसरा द्विवेदी युग, इसके बाद आपका छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। इस तरीके से हम सारा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो आज हमारी जो आज की सीरीज है वो भारतेंदु युग के से संबंधित प्रश्नों को हमने लिया है। इसमें आधुनिक कालीन साहित्य में आपको पता होना चाहिए कि कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे अगर हम रीतिकालीन साहित्य की बात करें तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। उस तरीके से आपका जो आदिकाल है, भक्ति काल में आपके सूफी, कृष्ण, संत, ठीक है, और राम, चार शाखाओं में बटे हुए हैं। उसी तरीके से आधुनिक कालीन साहित्य में आज हमारा जो हम पढ़ेंगे वो है भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्नों को। उससे पहले थोड़ी सी बात करें परीक्षा के बारे में। अक्सर विद्यार्थियों के मन में रहता है कि परीक्षा के लिए उसकी तो किस्मत अच्छी थी, उसने तो कम तैयारी की थी। तरह तरह के विचार हम देखते हैं। आपको पता होगा कि जब बारिश होती है ना, तो उस समय छोटे मोटे पक्षी जो हैं वो हमेशा क्या ढूंढते रहते हैं? आसरा ढूंढते हैं, अपना घोंसला देखते हैं, कहीं ना कहीं छिपने की कोशिश करते हैं उस बारिश से। लेकिन उसी बारिश में जो बाज होता है वो क्या करता है? बादलों को चीर कर उस बारिश से ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि पहली वाली लेयर जो होती है क्षोभमंडल, उसी में वर्षा, तो वो उन बादलों को चीर कर ऊपर उठ जाता है और बादलों से कहता है कि तू बरस। कितना बरसेगा? 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, जितनी देर बारिश, उतनी देर वह बादलों से ऊपर उड़ता रहता है। और जब बारिश थम जाती है तब वह नीचे आता है। परिस्थितियां परिस्थितियों से हमें दबना नहीं, हमें परिस्थितियों को नीचे दबा देना है, ना कि हम परिस्थितियों से नीचे दब जाएं। हमें किस्मत पर रोना नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग किस्मत पर रोते रहते हैं, ठीक है। जब तक सपना आप देखोगे कि सपना है, ये मेरा सपना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे ये बनना है, सपना तो सपना ही रह जाएगा। उसके लिए आपको प्लान करना है। प्लान होगा तभी एक्शन होगा, है ना। तो हमें उसको डिवाइड कर लेना है अपने प्लान में, और तभी एक्शन हम, यानी कि हम उस पर एक्टिविटी, अपनी अपनी प्रतिक्रिया आपको देनी है, तैयारी शुरू कर देनी है। सपना देखते रहोगे तो सपना ही रह जाएगा। इसलिए आपको बिना सोचे समझे कि कब फॉर्म आएगा, क्या उसमें क्या रहेगा, हमें अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। अपने पूरे के पूरे सिलेबस को आप इसमें प्लान में डिवाइड कर लो कि मुझे आधुनिक कालीन साहित्य कितने दिन में कवर करना है, ग्रामर कितने दिन में कवर करना है, गद्य रचनाएं कितने। इस तरीके से पूरी प्लानिंग बना लीजिए आप, ठीक है। और उस पर एक्शन यानी कि काम शुरू कर देना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। नहीं तो हम, परिस्थितियां तो हर किसी के साथ हैं, कोई ऐसा है जिसके पास परिस्थितियां नहीं है, ठीक है। जब तक हम संघर्षों से, जिंदगी का नाम ही है संघर्ष, है ना, जब तक हम उसमें जुटेंगे नहीं तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आधुनिक कालीन समय जो है वो 1850 से भारतेंदु युग माना जाता है, लेकिन इसकी समय सीमा कोई निश्चित ऐसे जो ऑप्शन आपके सामने है उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट जो आंसर है वो सही है, 1850 से लेकर आज तक, ठीक है। उसके बाद आगे 4 ऑप्शन देखेंगे तो वो नहीं है, ठीक है। अगला है, कई बार हमें ऑप्शंस को देख के आंसर देना होता है, ठीक है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार, आधुनिक कालीन साहित्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें आप देखेंगे 4-5 आपको राइटर मिलेंगे जो कि आपके ऑप्शन दिए हैं। सदल मिश्र, लल्लू लाल, रामप्रसाद रंजनी, कुछ रचनाएं हैं इनकी। इनको हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी ही। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारा जो नोट्स है उससे हम तैयारी करने शुरू करेंगे बहुत जल्दी। ये कुछ दिन की, 2-4 दिन की और सीरीज है हमारी। इसको कंप्लीट करके एमसीक्यू, फिर हम अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से तैयारी करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो इसमें प्रेम सागर की रचना आपको बतानी है, ठीक है। प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र की, लल्लू लाल जी की, या फिर रामप्रसाद रंजनी की, आपको बताना है। तो ये जो प्रेम सागर है, ठीक है, वो किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। अगला है भाषा योग वासिष्ठ। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, या फिर नवीन चंद्र राय। तो ये है जो आपकी रचना, वो है राम प्रसाद निरंजनी जी की, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में है? ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो रचना अगर पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती जी की है, ठीक है। ये जीके में भी आ जाता है, जीके में, क्योंकि ये सामाजिक उस तरीके से आ जाते हैं। तो आपको बताना, सत्यार्थ प्रकाश रचना जो है किसकी? दयानंद सरस्वती जी की। किस भाषा में है? तो इनकी भाषा कौन सी है? हिंदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो है परीक्षा गुरु, ठीक है। सबसे पहले हमारी क्या ली जाती है? परीक्षा ली जाती है, ठीक है। उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? भाग्यवती, ठीक है। इसमें भाग्य, आप इसमें भाग्य को पकड़ सकते हो, ठीक है। राम में हमारी बहुत श्रद्धा है कि हमारा जो भाग्य है, ठीक है, वो खिल खिल जाएगा, ठीक है। भगवान राम में हमारी बहुत श्रद्धा है, हमारा भाग्य खिल जाएगा। तो भाग्यवती का क्या हो जाएगा? श्रद्धा राम फिलौरी, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से आपको बहुत सारी क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहेंगी, नोट्स मिलते रहेंगे। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता है? ठीक है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, प्रजा हितैषी
ठीक है, आप इसमें कैसे याद रखेंगे इसको, देखो प्रजा हित, ठीक है, प्रजा हित में आगरा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है प्रजा हित में आगरा, मान लीजिए समाज सेवक जो भी होते हैं कुछ इस तरीके से, तो प्रजा हित में वो आगरा, आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप निश्चित तौर पर अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। प्रजा हित में आगरा, प्रजा हित में आगरा मतलब आगरा, ठीक है। अगला है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे, मतलब किसने प्रकाशित की है, ज्ञान प्रदायिनी जो है पत्रिका, ठीक है, ये आपके पंजाब से निकलती थी, और इसके जो किसने प्रकाशन इसका है वो है आपके नवीन चंद्र, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ज्ञान कैसा है, हमेशा नया नया ज्ञान हमें अर्जित करते रहना चाहिए, हमें हमेशा नवीन ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि नवीन ज्ञान को अर्जित करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो नवीन ज्ञान, ठीक है, नवीन ज्ञान को हमेशा हमें अर्जित करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है, तो ये तो एक साथ आप याद रखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। मैं हमेशा इसको पूरा पूरा नाम इनका लेती थी, राजस्य प्रसाद सितारे हिंद, जब भी मैं पढ़ती थी नाम आता था राजस्य प्रसाद सितारे हिंद, राजस्य प्रसाद सितारे हिंद, और ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, भगवान शिव जी, ठीक है, भगवान शिव जी के सिर पर क्या है, चंद्रमा, ठीक है, भगवान शिव के सर पर क्या है, चांद सितारे, ठीक है, चांद सितारे, चांद चंद्रमा है, चांद को, चंद्रमा को हम चांद बोलते हैं, चांद सितारे, तो शिव जी के माथे पर क्या है, मस्तिष्क पर चांद सितारे, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नास्तिक उपाख्यान की रचना किसकी रचना है, ईशा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, बनारसीदास जैन या सदल मिश्र, ठीक है। तो इसके आपको बताना है कि नास्तिक उपाख्यान किसकी है, सदल मिश्र की, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, इसको आप नोट्स में बनाते हुए चलें, याद करते हुए चलें, 2 से 3 वीडियो सुन लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। अगला है हमारा उदय भानचरित के रचनाकार कौन है, उदय भानचरित, ठीक है, ये आपका किसकी रचना है, ईसा अल्लाह खां, ठीक है, किसकी है, ईशा अल्लाह खां। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह किस आलोचक की पंक्ति है, आप इसमें से 1-2 शब्द पकड़िए, ठीक है, गदर, ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, अगे। अब देखिए विलास, जब लोग विलास करते हैं, कब विलास करते हैं, जब गदर हो जाता है, मान लीजिए भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, या कहीं पर भी गदर का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा युद्ध, ठीक है, तो जब गदर होता है, तो गदर कब होता है, गदर होता है फिर लोग विलास करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, गदर में लोग क्या करते हैं, विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, गदर का मतलब क्या, युद्ध होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब व्यापक स्तर पर गदर हो, मान लो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या फिर भारत पाकिस्तान व्यापक स्तर पर हुआ ना गदर, ठीक है, आप इसको ऐसे पकड़िए, इसको आराम से आप अपने आंसर तक पहुंचेंगे कि जब साहित्य में व्यापक स्तर पर गदर है, तो ये रामविलास शर्मा जी ने बोला कि जब साहित्य यानी कि व्यापक स्तर पर गदर होता है, व्यापक मतलब बड़े स्तर पर जब गदर होता है, तो लोग क्या करते हैं, विलाप करते हैं, ठीक है, लोग क्या करते हैं, विलाप करते हैं, ठीक है, ये कोटेशन आपको याद रहेगी, ये लाइन पंक्ति आपको याद रहेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको याद रखना है कैसे, भारत में, भारतेंदु से क्या हो जाएगा, भारत में हिंदी साहित्य को, ठीक है, एक नए मार्ग पर ला खड़ा किया, इसमें कैसे याद रखेंगे कि भगवान रामचंद्र, रामचंद्र जी बोलते हैं ना, पूरा बोलेंगे रामचंद्र, रामविलास शर्मा में आपने के लिए विलास पकड़ा, क्योंकि व्यापक स्तर पर गदर हुआ तो लोगों ने क्या किया, विलाप किया। अब यहाँ पर देखें भगवान रामचंद्र जी, आप पूरा नाम बोलो, भगवान रामचंद्र जी ने भारत में, ठीक है, भारत में एक नए मार्ग पर चलकर दिखाया लोगों को, भारत में नए मार्ग पर चलकर दिखाया, जिस प्रकार भगवान राम ने अपने जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, किस प्रकार से उन्होंने जीवन को कैसे जिया जाए, वो जो सीख हमें दी है, उन नए मार्ग पर उन्होंने स्वयं मार्ग पर चल के दिखाया। तो उम्मीद है कि आपको दोनों ही पंक्तियां याद रहेंगी। व्यापक स्तर पर गदर की बात करेंगे तो रामविलास आएंगे, ठीक है, और अगर साहित्य के नए मार्ग पर चलने की बात होगी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को, ये दोनों ही पंक्तियां, ठीक है, रामविलास शर्मा जी और रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के बारे में बोली है, ठीक है। अगला है, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया, उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया, तो दूसरी ओर उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमना सामना खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में उक्त कथन किस आलोचक का है, तो ये हजारों लोग कहते हैं कि हमारे भारत में किस प्रकार संतों की महिमा है, संतों ने किस प्रकार से राजा रईसों, फिर आप सब जगह देखेंगे, या उन्हीं संतों की वजह से दक्षिण से भारत, उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार संतों ने, ठीक है, पूरा का पूरा जो है हमारे समाज को परिवर्तन की ओर, एक नई दिशा की ओर लाके एक नया लोक जीवन दिया है। ये बात कौन कहते हैं, हजारों लोग कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। 2 बार कोटेशन पढ़ेंगे, बड़ी कोटेशन है, इसमें शब्द आराम से आप पकड़ सकते हो, संतों के बारे में बोला है, ठीक है। भारत
भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य, पूर्ववर्ती पहले वाले साहित्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला है भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी, जनवादी किस आलोचक को कहा जाता है? तो जनवादी, जनता ही क्या करती है? विलाप करती है। जनता क्या करती है? विलाप करती है। जन में देखो सब जनता हमेशा कुछ ना कुछ विलाप, कुछ ना कुछ रोना रोती रहती है जनता। तो जन से जनता और जनवादी क्या करते हैं? रामविलास शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग की समय सीमा कहां से कहां तक मानी गई है? 1850 से 1900 तक। ये तो एक आसान प्रश्न है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये है आपके 1800, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना, कुछ आपको आधुनिक काल में इस तरीके की स्थापनाएं भी बहुत सारे समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में, स्थापनाओं के बारे में, कुछ संस्थाओं के बारे में, तो उनकी डेट वगैरह मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप अपना नोट्स बनाते हुए चलें, ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि लिखने से भी चीजें में याद हो जाती हैं, और उसे 2 से 3 बार आप पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो आराम से आप कर लेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से हमारा पेपर अच्छा हो जाएगा, और अच्छा ही नहीं हो जाएगा हमें सफलता भी मिलेगी निश्चित तौर पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुई थी, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखते चलेंगे तो आप क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है, अगर पूछा जाता है स्कूल बुक सोसाइटी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? आगरा में, ठीक है। ऐसे ध्यान रखेंगे, और आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र, ये तो सबको ही पता होगा कौन सा है? उदंत मार्तंड, ठीक है। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन है? ठीक है, ये हैं आपके पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर, उदंत, ठीक है, उदंत जुगल, ठीक है। मान लीजिए उदंत मतलब उदंड, ऐसे बोलते हैं उदंड, जब लोग जुगल मतलब ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। जुगल मतलब युगल बना के, जुगल बना के, इस तरीके से, या किशोर जो होते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। मुझे याद है कि मैंने इसको याद स्टार्टिंग में तो एक बार पढ़ना पड़ता है, जब चीजें हमारे पास नहीं हो, जब हम पढ़ ले तो फिर अपने आप ही आपको याद हो जाएंगी, फिर आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें किशोर, किशोर मतलब टीन एज, ठीक है। किशोर क्या करते हैं? उदंड, उदंड होते हैं, ठीक है। ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला है वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित किया? ठीक है, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया है? आपको बताना है भारतेंदु, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर अज्ञे जी। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये है आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र कहां से निकला था? पहला है कौन सा हिंदी का? उदंत मार्तंड, ठीक है। अब ये निकला कहां से? दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, आगरा, तो ये आपको उदंत मार्तंड है, और कहां से निकला है? कलकत्ता से निकला है, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे? पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, उदंत मार्त, एक साथ इसे आप कर लीजिए, तीनों प्रश्न को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। किशोर, युगल मतलब ज्यादातर आपने देखा है टीनेज के बच्चे कैसे ग्रुप में रहते हैं, है ना, जोड़ी बना के, युगल बना के ग्रुप में रहते हैं, और वो कैसे होते हैं? उदंड होते हैं, मतलब वो थोड़े से, ठीक है, उदंड होते हैं। और वो कल के किशोर, कलकत्ता से कल के किशोर, ठीक है, कल के किशोर कैसे हैं? उदंत, ठीक है, उदंड है। आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा फनी फनी वे में पढ़ेंगे तो ज्यादा में याद रहता है, ठीक है। कल के किशोर कैसे हैं? उदंड है। तो कल से कलकत्ता हो जाएगा, किशोर से पंडित जुगल किशोर हो जाएंगे, उदंत से उदंड मार्तंड, हिंदी का पहला समाचार पत्र। संपादक कौन है, कहां से निकला है, और कौन सा है समाचार पत्र पहला? उदंत मार्तंड। उम्मीद है कि तीनों ही प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अब इसका अगर हम डेट देखें तो डेट भी आपको नीचे मिल जाएगी कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? 1840, 1826, ठीक है। अब यहाँ पर इसे देखेंगे, ठीक है, 1826, 1826 मान लीजिए कि, ठीक है, एक एज जो है वो आप देखेंगे 1826, 18 और 26 के बीच में, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। 26 इस किशोर जो होते हैं 18-26, वैसे तो टीन एज आपकी 19 तक होती है, लेकिन आप इसको 19 से स्टार्ट करें, 18 के बाद, ठीक है, 18 से स्टार्ट कर लीजिए, कुछ भी आप आसान तरीके से वैसे याद कर सकते हो, 1826, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक है? मतलब ऐसा कौन सा राइटर है जो संस्कृत निष्ठ यानी कि तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, दिनकर जी नहीं है, कौन सा? राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। लक्ष्मण भी आप देखेंगे तो तत्सम शब्द जैसा ही आपको दिख रहा है, तो आप ऐसे संस्कृत जैसा। अगला गोल्ड स्मिथ की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे आईएमपी लगा लीजिए, ठीक है, स्टार बना लीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोल्ड स्मिथ इंग्लिश के राइटर है। हर्मिट और डेजर्ट विलेज का अनुवाद जो है हिंदी में किसने किया? ये किया है श्रीधर पाठक ने, ठीक है, किसने किया? श्रीधर पाठक ने। अगला है यमलोक की यात्रा निबंध किसका है? राधाचरण गोस्वामी, बालमुकुंद, दिनकर, भारतेंदु। आप ऐसे रखेंगे यमलोक यानी कि मृत्यु के बाद लोग यमलोक, ठीक है, यम आते हैं, यमदूत आते हैं रहने के लिए। अगर हम राधा के चरणों में यानी कि हम राधा रानी की सेवा करेंगे, राधा रानी के चरणों की सेवा करेंगे, तो हमें फिर में यमलोक नहीं जाना पड़ेगा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बैकुंठ धाम, ठीक है, हमें यमलोक नहीं जाना पड़ेगा, आप ऐसे याद रख सकते हो।
स्वर्ग की सभा विचार निबंध किसका है? ठीक है, राधाशरण गोस्वामी, अज्ञे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो ये आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ही है, स्वर्ग की विचार सभा। अगला है ताप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन है? ताप्ता संवरण ये आपका किसका है? श्रीनिवास दास जी का। अगला है किस आलोचक के निबंध का, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को, ठीक है। तो ये प्रेमघन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसने कहा है? आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अगला है हिंदी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक और मौलिक नाटक दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको दोनों ही टाइप के नाटकों की एक आपको कॉलम बना लेना, एक तरफ लिखना है मौलिक नाटक, एक तरफ लिखना अनुदित नाटक। मौलिक मतलब जो उन्होंने स्वयं लिखे, और अनुदित मतलब जो अनुवादित किए किसी और भाषा से, जैसे अंग्रेजी से, संस्कृत से, किसी और अलग अलग भाषा, तो वो अनुवाद किए हुए नाटक इनके कुछ, और कुछ नाटक इनके मौलिक है। तो दोनों टाइप के नाटक पूछे जाते हैं। तो इनका पहला मौलिक नाटक कौन सा है आपको बताना है। पहला नाटक है मौलिक इनका वैदेही हिंसा नहा हिंसा भवत, वैदेही हिंसा न हिंसा भवत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतेंद्र के कुल नाटकों की संख्या। भारतेंद्र जी को अगर आप भारतेंद्र युग पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा भारतेंद्र हरिश्चंद्र के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा, उनको ही सबसे ज्यादा पढ़ना है, उनकी से रचनाओं को पढ़ना है, उनके नाटकों को पढ़ना है, मौलिक नाटक पढ़ने हैं, अनृत नाटक पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन आपको पता है कि कुल नाटक कितने हैं? प्रेमचंद और भारतेंद्र, इनके इस तरीके के नाटक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है। इनके टोटल 17 नाटक हैं, मौलिक और अनूदित दोनों मिलाकर 17 नाटक हैं, ठीक है। कुल पूछा गया है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर यहाँ पर केवल मौलिक पूछा जाए, अनूदित पूछा जाए तो संख्या नहीं आएगी। ये टोटल पूछा गया तो कितने? 17 नाटक। निसहाय हिंदू, ठीक है, निसहाय हिंदू ये रचना आपको बताना है किसकी है? राधा कृष्ण दास की, ठीक है। निसहाय हिंदू, हिंदुओं के सहायक कौन है? राधा कृष्ण, ठीक है। निसहाय हिंदू, हिंदू निसहाय, ठीक है, कौन है? राधा कृष्ण दास। ऐसे कश्मीर या हिंदू राधा कृष्ण के उपासक हैं, आप ऐसे भी सहाय, ठीक है, राधा कृष्ण सहायक है हिंदुओं के, हिंदू राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हो। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? कश्मीर कुसुम आपको तो बस याद रखना है ना, कश्मीर कुसुम रचना किसकी है आपको बताना है। ये भी आपकी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रसा उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? रसा उपनाम से उर्दू में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ही लिखते थे, इन्होंने उर्दू में रचनाएं भी लिखी हैं जिसमें इनका उपनाम क्या था? रसा। हिंदी नई चाल में ढली, किसने बोला है? ये तो भारतेंद्र युग में है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने ही, ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी नई चाल में ढली। जुआरी खुआरी नाटक रचनाकार कौन है? जुआरी खुआरी नाटक रचनाकार आपको बताना है, ये है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। जुआरी खुआरी यानी कि जो जुआरी होते हैं, जो लोग सट्टेबाजी कुछ भी इस तरीके से, उनका कोई प्रताप नहीं होता है, ठीक है, उनका कोई भी प्रताप नहीं होता, उनको कोई नहीं जानता है। प्रताप होता है जो लोग जीवन में कुछ अच्छा कार्य करते हैं, उनका बहुत प्रताप यश होता है, ठीक है। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक आपको बताने हैं कौन है, तो ये बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला है आयु क्रम की दृष्टि से भारत मंडल के कवियों को याद करना। सबसे पहले तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत मंडल के कवियों को आपको याद करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्रम से याद करना, वरिष्ठ से लेकर, ठीक है, कनिष्ठ की तरफ जाना है। सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन सा है, तो आपको क्योंकि डेट भी पूछी जाती है भारत के मंडल के कवियों की, उनका वरिष्ठ क्रम भी पूछा जा सकता है, कितने मंडल में कवि हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको तीनों टाइप, सबसे पहले मंडल में कितने कवि आते हैं उनको याद कर रखना है, फिर वरिष्ठ से कनिष्ठ की तरफ जाएंगे, और उसी सीरीज में उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता ही आता है, ठीक है। तो ये कौन है? सबसे पहले आते हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। सबसे पहले कौन आता है? बालकृष्ण भट्ट। ये हमने आज 38 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट इस तरीके से आगे क्वेश्चन करते रहेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।